सो लास्ट एक न्यूमेरिकल मैंने छोड़ा था। इस न्यूमेरिकल में ये था कि ये आपको डबल स्लिट दिया हुआ है। लास्ट जो न्यूमेरिकल था, ये स्लिट्स हैं आपके, स्लिट S1, स्लिट S2। ये मिड पॉइंट है सिस्टम का, ये सेपरेशन है d/2, और ये भी सेपरेशन है d/2। ये मिड पॉइंट है। यूजुअली सोर्स यहां रखी होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। इस बार सोर्स थोड़ा सा ऊपर रखी थी मैंने। यहां सोर्स, इसको कहा था स्लिट S1, इसे कहा था स्लिट S2। और वो कह रहा है ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की कंडीशंस निकालो। जो कंडीशंस आपको निकालनी है ना, वो ये कंडीशंस निकालनी है। वाई एन निकाला था ब्राइट फ्रिंज के लिए n लैम्डा d/d, डार्क के लिए निकाला था 2n-1 लैम्डा d/2d। वो कंडीशंस आपको दोबारा से डिराइव करनी। इस क्वेश्चन के लिए पहले उस डेरिवेशन को खोलिए, कुछ ही दिन पहले कराइए आपको ये डेरिवेशन। इस डेरिवेशन के स्टार्टिंग पॉइंट पर आइए, डेरिवेशन के स्टार्टिंग पॉइंट पर आइए, वरना मेरे लिए समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिना उस डेरिवेशन के तो मैं समझा ही नहीं सकता, क्योंकि डेरिवेशन को ही मॉडिफाई करना। देखिए, मान लीजिए कोई पॉइंट पी लिया हमने। पार्ट डिफरेंस अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, तो पार्ट डिफरेंस मैंने लिया था S1 से P तक और S2 से P तक। ये मैंने पार्ट डिफरेंस लिया था S1P और S2P, और इन दोनों का डिफरेंस हमने लिखा था S2P माइनस S1P निकाला था। लेकिन अगर आप ढंग से सोचो तो आपको क्या लगता है, लाइट वेव्स कहां से आ रही है, S1 S2 से या S से आ रही है? जरा आंसर करना शुरू कीजिए, क्योंकि अब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा मेरे। एक्चुअल में रेज आ कहां से रही है, एस से आ रही। तो पाथ भी हमें एस से काउंट करना चाहिए। भाई सही तो यही होगा कि पाथ हम एस से काउंट करें, कि हम पहले ऐसे काउंट करें कि एस से S1 फिर S1 से P, ऐसे काउंट करें एस से S2 फिर S2 से P। तो जो पार्ट डिफरेंस है ना, पार्ट डिफरेंस बिटवीन वेव्स रीचिंग पॉइंट P, path difference between waves reaching point P पॉइंट पर जो वेव्स पहुंच रही हैं, इनमें जो पार्ट डिफरेंस होगा x से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, वो एक्चुअल में पूरे पाथ का डिफरेंस है SS2 प्लस S2P, SS2 प्लस S2P माइनस ये टोटल पाथ SS1 प्लस S1P प्लस S1P, टोटल पाथ लेंगे। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज SS2 प्लस S2P माइनस SS1 माइनस S1। तो आप इसको और इसको अलग कंबाइन करके लिख दो, इसे और इसे अलग कंबाइन करके लिख दो। तो आप ऐसे लिख सकते हो, पार्ट डिफरेंस आ गया, इट्स S2P माइनस S1P प्लस SS2 माइनस SS1। अब आप में से कई लोगों को सवाल उठेगा कि भाई पहले मैंने S2P माइनस S1P लिया था। अगर आप डेरिवेशन देखें तो वहां मैंने पार्ट डिफरेंस लिखा था S2P माइनस S1P, इसको नहीं लिया था। रीजन सिर्फ ये था कि सोर्स मिड पॉइंट पर थी, तो SS2 और SS1 इक्वल था, कैंसिल करो, इसीलिए इसको मेंशन ही नहीं किया था, इससे काम चलाया था। बट अब यहां पर इसे मॉडिफाई कर दिया कि SS1 और SS2 इक्वल नहीं है, अलग अलग सेपरेशन। तो ये पार्ट डिफरेंस है, इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, तो हमने इस सेपरेशन को कैपिटल D कहा था। देखो जरा, S2P माइनस S1P मैंने क्या डिराइव किया था, इसको मैंने Y कहा था। इसको शायद मैंने डिराइव करके लिखा था YN स्मॉल d बाय कैपिटल D। 5/4 कहां से आ गया? ये देखो, ये लिखा है था, चेक करो जरा, ये आया था।
सो SS2 माइनस SS1 इतना आ गया। और जरा देखो क्वेश्चन में SS2 माइनस SS1 गिवन है, कुछ कितना दिया है? ये जब मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन लिखवाया था, लिखवाया होगा SS2 माइनस SS1 कुछ दिया हुआ है, λ/4। λ/4, हाँ जी, इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 और 3 को यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 में, λ/4। तो अगर मैं 2 और 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूं, 2 and 3 in 1, तो जैसे ही मैं ये सब्स्टिट्यूशन करूंगा, पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, S2p माइनस S1p इज yn स्मॉल d बाय कैपिटल D प्लस λ/4। इसे लेफ्ट में ले जाइए, x माइनस λ/4, ये आ गया yn स्मॉल d बाय कैपिटल yn आ गया, इट्स कैपिटल D बाय स्मॉल d, इट्स x माइनस λ/4। x माइनस λ/4। बताइए यहां तक क्लियर है? एक बार इसे चेक कर लेना प्लीज, SS2 माइनस SS1 λ/4 ही है ना, और तो कुछ नहीं है। चलिए गुड, ठीक। अब आप यहां से कंडीशंस निकाल सकते हैं, इतना लिख डालिए, फिर देख लेते हैं ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या होगा। यहां तक लिख लीजिए। भाई इतना लिख लें तो मुझे बताइएगा, फिर अब तो इजी कहानी है, सिर्फ ब्राइट और डार्क फ्रिंज की कंडीशंस निकालिए। बहुत टफ क्वेश्चंस बनते हैं तो ऐसी चीजें आपसे पूछ लेते हैं इंटरफेरेंस में। चलो सबने लिख लिया? अरमान हुआ? लिखिए लिखिए। शुजात जब हो जाए तो बताइएगा मुझे। चलिए, सो ये कंडीशन है, yn is d by d x minus λ/4। nth फ्रिंज का जो सेपरेशन है दैट इज कैपिटल D बाय स्मॉल d x माइनस λ/4। अब वो आपसे दो तीन चीजें कह रहा था भाई, एक तो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन निकाल दो, ये yn की कंडीशन आ गई। अब p पर अगर ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज के लिए आप ये जानते हैं कि x शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। फॉर ब्राइट फ्रिंज दिस x शुड बी n लैम्डा। yn is d by d, it's n lambda minus λ/4। so yn is lambda d by d, it's n minus 1/4। that's why। इसी तरह से आप लिख सकते हैं, तो ये yn की कंडीशन आ गई, पहले आता था n lambda d by d, अब जस्ट एक 1/4 और आ रहा है।
अब वो कहता है डार्क फ्रिंज के लिए, सेकंड पार्ट में कह रहा था डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज के लिए x होता है इट्स 2n-1 lambda by 2। थी 4 हो गई थी, इसे 5, ये 4 थी, ये 5 है, ये 6 है। 6 को रख दीजिए 4 में। सो आपका वाई एन आ जाएगा इट्स कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, इट्स 2n-1 lambda by 2 minus lambda by 4। सो ये वाई एन आ गया इट्स डी बाई डी, इट्स 2n, थोड़ा सा अगर सॉल्व करूं, लैम्डा तो कॉमन ही आ जाएगा, सब में से लैम्डा कॉमन ले लेते, लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा 2n-1 इंटू 2 हाफ माइनस 1/4। थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं शायद कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। yn इज लैम्डा डी बाई डी, देखिए 2n को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो n बचेगा, माइनस हाफ माइनस 1। तो yn आया लैम्डा डी बाई डी, इट्स n-3/4। ये डार्क फ्रिंज की भी कंडीशन है। फिर वो आपसे कहता है अच्छा ये बताओ सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर है। वो आपसे कहता है पोजीशन बताओ सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन के लिए वाई एन को, वाई एन था ना ब्राइट फ्रिंज का, लैम्डा डी बाई डी n-1/4। वही सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनता है जब n 0, n को 0 कर दीजिए, तो y 0 आ जाएगा लैम्डा डी बाई डी -1/4। इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि पहले ब्राइट फ्रिंज यहां बनता था सेंटर पर, अब यहां नहीं बनेगा, ब्राइट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज थोड़ा सा नीचे बनेगा। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज थोड़ा सा जाके नीचे बनेगा, सेंटर पे नहीं बनता, ये सेंटर से नीचे जाके बनता है, ये यहां जाके बनेगा। ये है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, दिस इज द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। चलिए भाई इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और है, ये और आ जाता है अगर थोड़ा सा टफ बनाते हैं पेपर तो। कौन सा हाफ शुजात, ये वाला, ये हाफ है, ये 1/4 है, माइनस हाफ माइनस 1/4 -3/4 होता है। यहां जब करोगे तो 2n को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो n बचेगा, -1 को हाफ से करोगे तो माइनस हाफ आएगा, ये -1/4 तो एज इट इज है।
लिखा आप लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी यूजुअली आपको तब दिखता है जब पेपर बहुत ही टफ बना देता है. The intensity at the central maximum O in Young's double slit setup is I naught. If distance OP equals 1/3 of fringe width of the pattern, show that intensity at point P is I naught by 4. ये उसने डायग्राम भी ड्रॉ करके दिया हुआ है. यंग्स डबल स्लिट सेटअप है. ये स्क्रीन है. ये सेपरेशन कैपिटल डी है. This is P. This is YN. S1 and S2. ये सिस्टम दिया हुआ और ये पॉइंट हुआ. चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या मतलब है. आई नॉट किसकी इंटेंसिटी है? सेंट्रल मैक्सिमा की, मींस ब्राइट फ्रिंज की. इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज आई नॉट. पहला तो ये काम है, बाकी की तो कहानी भूल जाओ, बाद में देखेंगे बाकी का मतलब क्या है. पहले तो मुझे ये निकालना है, ये जो स्लिट से लाइट आ रही है इंटेंसिटी I1 और इस स्लिट से लाइट आ रही है इंटेंसिटी I2. I1 और I2 चाहिए क्या होगा? तो पहली चीज तो ये है कि I1 और I2 आर इंटेंसिटीज ऑफ लाइट, from two slits. तो जो दो स्लिट्स हैं, यहां से जो लाइट्स आ रही हैं उनकी इंटेंसिटीज आर I1 एंड I2. I1 और I2 दोनों इक्वल होगा, इसको मैं I कह देता हूं. रीजन सिर्फ इतना है कि ओरिजिनल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यंग्स ने दोनों स्लिट्स आइडेंटिकल ली थी. तो अगर वो सिर्फ ये कह देता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटीज के बारे में कुछ नहीं कहता, दैट मींस स्टैंडर्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, दोनों इंटेंसिटीज सेम.
अब मुझे जरा से ये लिखकर बताओ, आई मैक्स इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या था, पढ़ाया था आपको शुरू में कि अगर इंडिविजुअल इंटेंसिटीज गिवन है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे लेकर आते हैं। लिखिए जरा चैट रूम में, मुझे लगे मैंने पढ़ाया है कुछ। I1 और I2 में कुछ रिलेशंस मैंने लिखवाए हैं आप लोगों को। गुड, अबू हुरैरा ने सही लिखा। और बस एक अबू हुरैरा को याद है। अरे नहीं आमना, क्या लिख रही हो, तुमसे कह रहा हूँ मैक्सिमम इंटेंसिटी का रिलेशन, तुम मुझे मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो लिख रहे हो। आयशा ने सही लिखा, बिल्कुल सही है। फायका शायद कुछ एक छोटी सी टर्म बोल रही है, बाकी फायका का सही है। और नाइला का बिल्कुल ठीक है। हाँ, अरे भाई ये लिखवाया था यार, देखो √I1 √I2 का होल स्क्वायर, ये था रिलेशन। आई मैक्स दिया I0, √I1 इज √I, √I2 इज √I और इसका स्क्वायर। I0 इज 2 √I का होल स्क्वायर, I0 इज 4I, तो यहां से I आ गया I0/4। मतलब आपको ये पता चल गया कि ये जो दोनों स्लिट्स हैं इनसे जो लाइट वेव्स आ रही हैं, इन दोनों लाइट वेव्स की इंटेंसिटीज I0/4 हुआ करेगी। ये आप जान गए कि ओके ये I0/4 होगी। अब देखें जरा आगे क्या पूछता है, कहता है डिस्टेंस OP इक्वल 1/3 ऑफ फ्रिंज विड्थ ऑफ द पैटर्न। मींस OP का मतलब है ये सेंट्रल मैक्सिमा से लेकर किसी भी फ्रिंज तक का सेपरेशन। कह रहा है ये जो YN है, ये YN फ्रिंज विड्थ का 1/3 है। अच्छा, तो देखो यहां से शायद हमें पार्ट डिफरेंस मिल जाए। YN को लिख सकते हैं ना x स्मॉल d बाई कैपिटल D, और बीटा को लिख सकते हो लैम्डा d बाय D। यही था YN, नहीं था स्मॉल d कैपिटल D। YN हमने ये डिराइव किया था, और बीटा फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन आप जानते हैं। तो जब आप यहाँ x इज पार्ट डिफरेंस, where x is path difference, path difference between waves reaching point P from S1 and S2। तो S1 और S2 से जो रेस P पॉइंट पर पहुंच रही है उनके बीच में पार्ट डिफरेंस x है, तो D से D कैंसिल होगा, स्मॉल d से स्मॉल d कैंसिल हो जाएगा। तो आपको पता है कि आपका x आ गया λ/3, तो पार्ट डिफरेंस λ/3। तो आपको ये पता चल गया कि S1 और S2 से P पर जो वेव्स पहुंचेंगी उनके बीच में पार्ट डिफरेंस λ/3 का है। अच्छा, पार्ट डिफरेंस पता है, फेज डिफरेंस कैसे आएगा? फेज डिफरेंस कैसे आएगा बिटवीन वेव्स reaching point P from S1 and S2। हाँ, अबू हुरैरा को याद है कुछ, और किसी को याद है? हाँ जी, खुर्रम को भी याद है। यस, ये लिखवाया था, बहुत बढ़िया, शाहीन को भी याद है। 5/2π फेज डिफरेंस बाय 2π इज पार्ट डिफरेंस डिवाइडेड बाय लैम्डा।
आपको पता है कि x लैम्डा बाय 3 है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ, तो आपको ये मिल गया 5/2 is lambda by 3 divided by lambda gets cancelled out, तो phi आ गया 2 pi/3। तो S1 और S2 से यहां और यहां से जो वेव्स पहुंच रही हैं उनमें फेज डिफरेंस 2 pi/3 का है। अच्छा, मुझे बता सकते हो दोनों वेव्स जब सुपर इम्पोज करेंगी तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी at P due to superposition of wave from S1 and S2, S1 और S2 से यहां जो वेव्स पहुंच रही है वो सुपर इम्पोज करेंगी, P पॉइंट पर आकर ये सुपर इम्पोज करेंगे, S1 से भी वेव्स आ रही है, S2 से भी वेव्स आ रही है, जस्ट सुपर इम्पोज ओवर दिस पॉइंट। तो मुझे रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी बताइए, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या हुआ करेगी? जो भी रिजल्टेंट वेव यहाँ P पॉइंट पर पहुंचेगी उसकी इंटेंसिटी बताइए मुझे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? कोई फॉर्मूला लिखवाया था आपको? आपको I1 पता है, आपको I2 पता है, आपको फेज डिफरेंस पता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए। कुछ याद है किसी को रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन? आप लिखोगे तब मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसे थोड़ा ना होता। लिखो तब आगे बढ़ेंगे, वरना एक क्लास अगला 1 घंटा ऐसी रहेगी। वेरी गुड, आमना का सही आंसर। देखो आमना ने बताया, और किसी का दिमाग चला? देखो ये तो हद हो जाएगी अगर फॉर्मूला सामने है, कॉपी सामने है, फिर भी याद नहीं आ रहा। नहीं तूबा, K/2 कहां से है? हाँ, अबू हुरैरा का भी सही है। मतलब बताओ, कॉपी सामने होने के बावजूद भी नहीं होके दे रहा। हाँ जी, खुर्रम का भी सही है। ये था रिजल्ट इंटेंसिटी, I1 प्लस I2। निशान मैं दोबारा समझा देता हूँ, 2√I1 √I2 cos phi। ये था, अभी समझा देता हूँ। I1 I2 तुम्हें पता है I0/4 है, I0/4 है, √over I0/4 है, √over I0/4 है, cos phi cos 2 pi/3। So resultant intensity I0/4 plus I0/4 is I0/2 plus twice of I0/4। cos 2 pi/3 का क्या मतलब है? cos 120 है ना, माइनस हाफ, सो 2 से ये कैंसिल हो गया। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई I0/2 माइनस I0/4। रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई यहां पर I0/4। दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो जो भी वेव्स पहुंच रही हैं, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, दैट रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज I0/4। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन। तो दोबारा देखिए जिन लोगों को नहीं समझ में, आप समझो क्वेश्चन में दिया गया है। उसने कहा एक O पॉइंट पर जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी है I0। ये नहीं बताया कि I1 और I2 कितना है। फिर उसने कहा इन दोनों स्लिट से वेव्स P पॉइंट पर पहुंच रही है, P पॉइंट पर बताओ इंटेंसिटी कितनी हो। और ये दे दिया कि P पॉइंट का जो सेपरेशन है ना O से, वो फ्रिंज विड्थ का 1/3 है। तो सब कुछ घुमा फिरा के दिया उसने। तो उसमें पहला टास्क तो यही था कि मैं किसी तरह से I1 और I2 कैलकुलेट कर लूं। I1 I2 के लिए I max का रिलेशन यूज कर लिया, I max होता है √I1 √I2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको ये मिल गया I1 I2 I0/4।
फिर P पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए फेज डिफरेंस पता होना चाहिए, फेज डिफरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस पता होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए डेटा दिया, ये क्वेश्चन में गिवन है। कि yn इज बीटा बाई 3, ये क्वेश्चन का पार्ट रख दिया, yn की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, x आ गया लैम्डा बाई 3। अब अगर x आ गया, व्हाट इज x? x इज पार्ट डिफरेंस बिटवीन वेव्स रीचिंग पॉइंट P फ्रॉम S1 एंड S2। अगर x आ गया तो आप फाई निकाल सकते हैं, फाई और x में रिलेशन पता है आपको, फाई आ गया तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ले लीजिए। ये टफेस्ट है, अगर बहुत ही टफ कुछ पेपर बनता है तो ऐसी चीजें दे देते हैं। चलिए लिख लीजिए। अब न्यूमेरिकल्स तो खत्म हो गए इसमें, अब सिर्फ मुझे आपके साथ कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, वो डिस्कस करते हैं। इतना लिख लीजिए, जब हो जाए तो मुझे बताइए। भाई लिख लिया आप लोगों ने इतना? लिखिए लिखिए निशान लिखिए।
हाँ निशान हो जाए तो बताइए। चलिए भाई, सो इंटरफेरेंस खत्म हुआ, बस दो तीन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन आता है सस्टेन इंटरफेरेंस। इसमें कई तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे भी पूछ लेता है कि व्हाट इज सस्टेन इंटरफेरेंस। सस्टेन इंटरफेरेंस मींस अगर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस अलग अलग बन रहे हैं और आप डिसाइड कर पा रहे हो कि ओके ब्राइट कहाँ है और डार्क कहाँ है, ऐसे इंटरफेरेंस को आप सस्टेन इंटरफेरेंस कहोगे। सस्टेन इंटरफेरेंस मींस interference pattern where bright and dark fringes are well separated and their intensities does not change with respect to time। तो अगर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस अलग अलग बन रहे हैं, इंटेंसिटीज टाइम के साथ चेंज नहीं होती, तो आप कहोगे पैटर्न इज सस्टेन इंटरफेरेंस। अब कंडीशंस टू अचीव सस्टेन इंटरफेरेंस। एक क्वेश्चन तो कभी यही आ जाता है, पूछ लेता है व्हाट इज सस्टेन इंटरफेरेंस। फिर कहता है अच्छा अब सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए क्या करोगे। तो पहली कंडीशन है सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट। अगर सोर्सेस नॉन कोहेरेंट है तो सवाल ही नहीं उठता कि सस्टेन मिल जाए। शुड बी कोहेरेंट। दूसरी कंडीशन है सोर्सेस शुड बी मोनोक्रोमेटिक। सिंगल वेवलेंथ हो, एक सिंगल वेवलेंथ की सोर्स होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक हो। तीसरी कंडीशन है जो स्लिट्स होती हैं वो बहुत नैरो होनी चाहिए। स्लिट्स शुड बी नैरो। चौथी कंडीशन है कि जो डबल स्लिट के बीच का सेपरेशन होता है स्मॉल डी, वो कम होना चाहिए। Separation between slits, that is small d, should be small and separation between slit and screen, that is capital D, should be large। एक ये कंडीशन है, एक कंडीशन और होती है, ये लिखते हैं स्मॉल एस बाय कैपिटल एस इज लेस देन लैम्डा बाय डी। ये एक और कंडीशन है। देखो सबका मतलब क्या है, ये जो मैं स्मॉल एस लिख रहा हूं ना, दिस इज साइज ऑफ सोर्स स्लिट। This is size of source slit।
तो मैंने कई बार ड्रॉ करी है सोर्स स्लिट, एक बार और कर रहा हूं। ये जो सोर्स है उसे सोर्स स्लिट कहते हैं, ये आपकी डबल स्लिट है और ये आपका स्क्रीन है, इसे कहते हैं सोर्स स्लिट। जहां से लाइट आ रही है दैट इज सोर्स स्लिट। सोर्स स्लिट और डबल स्लिट के बीच के सेपरेशन को कैपिटल डी कहते हैं, इसे स्मॉल डी कहते हैं, दैट्स कैपिटल एस। Size of source slit, capital S is separation between source slit and double slit. सोर्स स्लिट और डबल स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज बेसिकली कैपिटल एस। तो ये फिफ्थ कंडीशन है, स्मॉल एस बाय कैपिटल एस शुड बी लेस देन लैम्डा बाय डी। लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब तक आपका इंटरफेरेंस सस्टेन्ड है, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस अलग अलग बनेंगे। मींस इन दोनों का रेशियो लैम्डा बाय डी से कम होना चाहिए। जैसे ही ये डिस्टर्ब हुआ फ्रिंजेस ओवरलैप करना शुरू कर देंगे, सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेंगे। तो यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इसे लिखिए फिर और देखते हैं। जी शाइन, अब तक जो कुछ भी पढ़ा है सब सस्टेन इंटरफेरेंस, क्योंकि अगर सस्टेन नहीं होगा तो आपको दिखेगा ही नहीं, ना सब मर्ज करना शुरू कर देगा। मैं लिखा इतना। सबने लिख लिया? इसके बाद वो आपसे कहता है कि अच्छा अगर व्हाइट लाइट डाल दें। व्हाइट लाइट का क्या मतलब है? 7 कलर्स अगर एक साथ इंसिडेंट करते हैं तो क्या होगा? सो इफ व्हाइट लाइट is used in Young's double slit experiment, अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्हाइट लाइट यूज करोगे, व्हाइट लाइट का मतलब है विब्ग्योर पूरा, वायलेट से लेकर रेड तक सारे कलर्स एक साथ आ रहे हैं तो व्हाइट लाइट कहते हैं। तो यहां क्या होता है, जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता है ना, वहां सारे कलर्स के सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आएंगे। इसका मतलब कुछ ये है कि ये आपका डबल स्लिट है, ये स्क्रीन है, यहां से सारे कलर्स आ रहे हैं, वायलेट यहां से भी, वायलेट यहां से भी, रेड यहां से भी, रेड यहां से भी, ब्लू यहां से भी, ब्लू यहां से भी, सारे कलर्स आ रहे हैं। तो 7 इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे। सेंट्रल मैक्सिमा पर सबका सेंट्रल मैक्सिमा कोइंसाइड करेगा, रेड का भी यही होगा, ब्लू का भी यही होगा, ग्रीन का भी यही होगा। तो इससे होगा क्या, जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो तो आपको व्हाइट दिखेगा,
central bright fringe will appear as white. सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो आपको व्हाइट दिखेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फ्रिंज होगा, देखो नेक्स्ट फ्रिंज क्या होगा, वाई एन होता है ना, एन लैम्डा डी बाई डी। तो ब्राइट फ्रिंज इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद वो वाला फ्रिंज दिखेगा। सो फ्रिंज नेक्स्ट, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वायलेट की, सबसे ज्यादा रेड की। नेक्स्ट टू सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, next to central bright fringe is violet, क्योंकि वायलेट की वेवलेंथ कम है, सबसे करीब इसके वायलेट फ्रिंज होगा। फिर उसके बाद इंडिगो होगा, फिर ब्लू होगा, और कुछ फ्रिंजेस के बाद फ्रिंजेस ओवरलैप करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अलग अलग कलर्स है, कहीं तो जाकर ओवरलैप करेंगे और फिर पैटर्न खत्म हो जाता है, आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखता। आफ्टर few maxima, fringes start to overlap. कुछ मैक्सिमा के बाद फ्रिंजेस ओवरलैप करना शुरू कर देते हैं और आपको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जैसा, मतलब ब्राइट फ्रिंज नहीं दिखता, ओवरलैप करते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न खत्म हो जाता है। तो ये भी पूछता है, अच्छा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्हाइट लाइट यूज कर दी तो क्या होगा, तो आप देखो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज व्हाइट होगा, नेक्स्ट वायलेट होगा, कुछ ऑर्डर के बाद ये फ्रिंजेस मर्ज करने लगते हैं, मींस रेड का ब्राइट और येलो का ब्राइट मर्ज कर जाएगा। मर्ज करने का मतलब है फिर आपको ब्राइट और डार्क अलग अलग दिखेंगे, तो पैटर्न खत्म हो जाता है। इतना लिखिए, एक आखिरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन और आता है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, फायदा, क्योंकि सेंटर पर जो वेव्स पहुंचेंगी वो सब सेम पाथ कवर करेंगी, वायलेट की भी सेम पाथ कवर करेगी, तो वायलेट वाले के लिए भी पाथ डिफरेंस 0, रेड वाले की भी सेम पाथ कवर करेंगी, सेंटर पर है ना, पाथ डिफरेंस 0, तो सबका ब्राइट फ्रिंज बनेगा। जब एक ही जगह रेड भी आ जाए, वायलेट भी आ जाए, ग्रीन भी आ जाए, ब्लू भी आ जाए, तो वो कैसा दिखता है, व्हाइट दिखता है, इसीलिए व्हाइट। सारे कलर्स का सेंट्रल मैक्सिमा यही है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा भाई, इसके बाद नेक्स्ट सोचिए, एक आखिरी है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहता है, कभी कभी ये प्लॉट करवा लेता है, कहता है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कीजिए। भाई जितनी डिटेल में मैं आपको करा रहा हूं, पेपर इतनी ही डिटेल में बनता है। पेपर ऐसा नहीं बनता बोर्ड्स का कि वो आपसे कहेगा व्हाट इज इंटरफेरेंस, व्हाट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कि वो जो आखिरी मोमेंट वाले पढ़ने वाले होते हैं, उन्होंने देखा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और चले गए। पेपर ऐसी डेप्थ में जा जाकर बन रहा होता है। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर, इसीलिए मैं कहता हूँ ये 2 महीने का तो खेल है ही नहीं। मतलब आप ये सोचो कि 2 महीने में फिजिक्स 12th की आप कर कर आ जाए, पास हो जाओगे शायद, स्कोर तो किसी हाल में नहीं कर सकते। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर आइडेंटिकल सोर्सेस, मान लीजिए आपके पास 2 आइडेंटिकल सोर्सेस हैं, I1 is equal to I2,
इज इक्वल टू आई। मुझे देखना है कि कब ब्राइट फ्रिंज होगा तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, डार्क फ्रिंज होगा तो उसकी इंटेंसिटी क्या आएगी, नॉन कोहेरेंट होगा तो इंटेंसिटी क्या आएगी। पहले तो लेते हैं, मान के चलते हैं कि ये कोहेरेंट है, कोहेरेंट सोर्सेस। अगर ये कोहेरेंट सोर्सेस हैं तो आपको पता है कि जब मैक्सिमा बनेगा तो मैक्सिमा की इंटेंसिटी होती है रूट ओवर आई वन प्लस रूट ओवर आई टू का स्क्वायर, which means this is root I plus root I का स्क्वायर। टू रूट आई का स्क्वायर 4 आई हो जाएगा। आई मिनिमम हो जाएगा इट्स रूट आई वन माइनस रूट आई टू का स्क्वायर। That's it. This is I minimum, 0 आ जाएगा। So if you have two coherent sources तो मैक्सिमा की इंटेंसिटी 4i, मिनिमा की इंटेंसिटी 0। अगर मैं आपसे कहता हूं ये सोर्सेस नॉन कोहेरेंट है, नॉन कोहेरेंट सोर्सेस है, तो अब देखिए आप कैसे करोगे। नॉन कोहेरेंट सोर्सेस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऐसे लिखते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2। ये तो होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब ऐसे सोचो, अगर सोर्सेस नॉन कोहेरेंट है तो फाई कांस्टेंट होगा या वेरी करेगा। क्या डिफरेंस था कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट में? नॉन कोहेरेंट के लिए क्या लगता है आप लोगों को, फाई कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? एक शाहीन का आंसर आया है जो ठीक है, आयशा का भी ठीक है, अबू हुरैरा भी सही बता रहा है, खुर्रम भी सही बता रहा है। अगर कोहेरेंट, फायका का भी सही है, नॉन कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो फाई वेरिएबल होगा। यही तो डिफरेंस था कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट। कोहेरेंट में फाई कांस्टेंट होता है फेज डिफरेंस, नॉन कोहेरेंट में फाई कांस्टेंट नहीं होता, फाई वेरी करता है। अब अगर फाई वेरी करता है तो देखो ये कॉस फाई तो वेरी करेगा, तो आप जो ऑब्जर्व करोगे ना वो इंटेंसिटी। अब सोचो जरा क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, फ्लक्चुएशन ऑब्जर्व करेंगे इंटेंसिटी में। फाई वेरी करेगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी वेरी करेगी, कभी कॉस फाई 1 हो जाएगा, कभी 0 हो जाएगा, कभी -1 हो जाएगा। इसका मतलब है आई आर फ्लक्चुएट करेगा। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप फ्लक्चुएशन ऑब्जर्व करेंगे या एवरेज ऑब्जर्व करेंगे? बताइए जरा, लिखकर बताइए क्या लगता है आपको। जो आप इंटेंसिटी देखोगे, अगर दो सोर्सेस हैं, दोनों से लाइट आ रही है और वो सोर्सेस आपकी नॉन कोहेरेंट है, तो फेज डिफरेंस चेंज करेगा। फेज डिफरेंस चेंज होने की वजह से इंटेंसिटी चेंज होगी। आपको क्या दिखेगा, फ्लक्चुएशन इंटेंसिटी में चेंज या एवरेज? हाँ, एवरेज इंटेंसिटी, ऑब्जर्व इंटेंसिटी इज एवरेज। एवरेज इंटेंसिटी दिखेगी आपको, फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा। इतनी तेजी से ये चेंज होगा ना कि आपको एवरेज नहीं दिखेगा। अगर आपके रूम में दो बल्ब है तो आपके दोनों बल्ब नॉन कोहेरेंट है, दोनों बल्ब से लाइट में इस तरह का एडिशन हो रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है रूम में किसी एक जगह इंटेंसिटी बढ़ गई फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई फिर कम हो गई? आपको तो हर जगह एक यूनिफॉर्म इंटेंसिटी दिख रही है। आप एवरेज देखते हो क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत तेजी से हो रहा है, एवरेज दिखेगा। अब एवरेज इंटेंसिटी निकालते कैसे हैं? ऐसे निकालेंगे, सबका एवरेज ले लेते हैं पूरी इक्वेशन का। पूरी इक्वेशन का एवरेज ले लीजिए। तो देखिए जब आप पूरी इक्वेशन का एवरेज लेंगे तो I1 अलग हो गया, I2 अलग हो गया, 2 रूट I1 रूट I2 अलग हो गया, cos फाई का एवरेज आएगा। भाई कांस्टेंट टर्म्स को तो देखिए कोई एवरेज नहीं आना, एवरेज आएगा cos फाई का। ये एवरेज एसी में कई बार सिखाया गया था, एक बार और सिखा देते हैं। cos फाई का एवरेज निकालने का तरीका क्या है, cos फाई की मिनिमम वैल्यू लो विच इज -1, मैक्सिमम वैल्यू लो +1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना आ गया 0। तो ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई, एवरेज रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये तो 0 हो जाएगी टर्म। I1 प्लस I2 2 रूट I1 इंटू 0।
ये है आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी विच इज I1 प्लस I2। एवरेज इंटेंसिटी मिलेगी विच इज I1 प्लस I2। एंड देखो यहां कोई फेज डिफरेंस नहीं आ रहा, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फेज डिफरेंस। कोई भी फेज डिफरेंस हो नॉन कोरेंट एडिशन में मैक्सिमा इंटेंसिटी चेंज नहीं करती, लेकिन यहां करेगी। मैक्सिमा कब आता है? जब फेज डिफरेंस होता है 2n पाई का। मिनिमा कब आता है? जब फेज डिफरेंस होता है 2n माइनस 1 पाई का। तो इसी चीज को अगर मैं आपको ग्राफिकली शो करके दिखाऊं, मैं आपसे कहूं भाई मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, एक इंटेंसिटी ले ली मैंने, यहां इंटेंसिटी और एक्स एक्सिस पर फेज है। फेज डिफरेंस है। तो देखिए जब फेज डिफरेंस 0 है तो मुझे बताओगे मैक्सिमा या मिनिमा है? जरा बताना शुरू कर दो। जब फेज डिफरेंस 0 तो मिनिमा या मैक्सिमा? कोई नहीं जानता। अरे फेज डिफरेंस 0 पर मिनिमा कहां था यार? मैक्सिमा था भाई। सारे के सारे गड़बड़ वाले मैक्सिमा की कंडीशन थी। ये था नहीं फाइव इज इक्वल टू 2n पाई। n स्टार्ट करता है 0 से। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इन सब पे तो मैक्सिमा है। पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस पर मिनिमा है। अभी से भूल गए? अब जरा यहां देख कर बताओ मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी है? मैक्सिमा तो है, इंटेंसिटी बताओ कितनी है? देखो जरा कैलकुलेशन ये वाली, और बताओ मुझे इंटेंसिटी कितनी आ रही है मैक्सिमा की। एक शाहीन का आंसर सही, नाइला का सही, आयशा सही बता रही है, अबू हुरैरा का सही है। बाकी लोग तो देखकर भी नहीं बता रहे, शायद देखकर भी नहीं पता चल रहा। अरमान का गलत। अरे अरमान मैक्सिमा, खुर्रम मैक्सिमा, मिनिमा नहीं, मैक्सिमा मैक्सिमा। फाइटला का सही है, उमर फिरदौस का सही है। अबे मैक्सिमा यार, मैक्सिमा की इंटेंसिटी तो 4i है, 0 तो मिनिमा की है। जब फेज डिफरेंस पाई होगा तब मिनिमा होगा, इंटेंसिटी 0। फेज डिफरेंस 2 पाई हो गया, फिर मैक्सिमा, इंटेंसिटी 4i। फेज डिफरेंस माइनस पाई हो गया, मिनिमा, इंटेंसिटी 0। फेज डिफरेंस -2 पाई हो गया, इंटेंसिटी इज मैक्स। तो ये ग्राफ है। अब जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, तो ये इंटेंसिटी का ग्राफ है। बताइए क्लियर है ना? अच्छा अब ये तो तब है जब कोहेरेंट है। खुरम ये ना मैंने बहुत पहले पढ़ाया था जब मैंने इंटरफेरेंस शुरू करा था, कि मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस की वैल्यू होती है 0। डिराइव कराया था इनफैक्ट मैंने, 4 पाई, 6 पाई एंड, और मिनिमा के लिए फेज डिफरेंस की वैल्यू होती है पाई, 3 पाई, 5 पाई। ये शुरू की कैलकुलेशन है इंटरफेरेंस की, दूसरा तीसरा लेक्चर। तो यहां आप देखो मैक्सिमा की इंटेंसिटी लिखी है 4i, करिए अभी कैलकुलेट। मिनिमा की इंटेंसिटी लिखी है 0। तो जब फेज डिफरेंस 0 होगा तो मैक्सिमा बनेगा इंटेंसिटी 4i, पाई होगा मिनिमा बनेगा इंटेंसिटी 0, 2 पाई होगा मैक्सिमा बनेगा इंटेंसिटी 4i, पाई होगा इंटेंसिटी 0, -2 पाई होगा मैक्सिमा बनेगा इंटेंसिटी 4i। तो ऐसे कर कर इंटेंसिटी करवा। बताइए खुरम, अब आया समझ में?
अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि नॉन कोहेरेंट है, नॉन कोहेरेंट का मतलब है कि इंटेंसिटी अब 2i होगी, देखिए यहां करके दिखाया था, इंटेंसिटी 2i है नॉन कोहेरेंट में, i1 प्लस i2 है ना, दोनों इक्वल है, i1 भी i, i2 भी i, ये 2i हो गया। तो नॉन कोहेरेंट में रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमेशा 2i होगी, हमेशा 2i आएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ फेज डिफरेंस। कुछ भी फेस हो, आपको तो एवरेज दिख रहा था, तो अब जो ग्राफ होगा दैट विल बी स्ट्रेट। This graph is for non-coherent addition. लिखिए, चलिए इतना हो जाए तो बताइए मुझे। ओके, चलिए अभी इसे प्लॉट कर लीजिए। चलो गुड। सो इंटरफेरेंस खत्म, बस ये एक